चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है G20 या ग्रुप 20 और भारत। जैसा कि अभी हम लोगों ने सुना है कि भारत जो है G20 का पहली बार 2022 में अध्यक्षता करने जा रहा है और 1 दिसंबर को भारत ऑफिशियली इसका अध्यक्ष भी बन चुका है। तो हम लोग इन विषय में दो बातों को विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। पहला, या G20 है क्या, और दूसरा कि भारत का G20 का अध्यक्ष बनने का अर्थ क्या है। तो इन दो बातों को हम लोग थोड़ा डिटेल से देखेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा G20 का इतिहास थोड़ा संक्षेप में जानेंगे कि आखिरकार G20 है क्या। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारा मेन फोकस होगा भारत पर कि भारत इसके अध्यक्ष होने का अर्थ क्या है। जैसा कि हम लोग पहले ही जानते हैं कि G20 का गठन जो है 1999 में हुआ था। इसी समय क्यों हुआ? 1999 का वक्त जो है दक्षिण एशिया में और दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक मंदी का दौर था। उस समय यहाँ पर इस तरह से मंदी आया हुआ था कि इसका वैश्विक प्रभाव पड़ रहा था और इसी से उभरने के लिए कुल 19+1 देश, इसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में 25 से ऊपर देश हैं। तो 19 देश में जैसे यूके हो गया, यूएसए हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया, ऐसे इस तरह से मिला के 19 देश और यूरोपियन यूनियन, यूरोप के जो एक संघ है 25 से ऊपर देश है, उसमें इन दोनों को मिला के G20 का निर्माण हुआ था। तो इन लोगों ने 1999 में यह स्पष्ट रूप से कहा कि इस आर्थिक मंदी से उबरने के लिए अगर हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, संगठन बनाए, तो इससे हम लोग उबर सकते हैं। जैसा कि हम लोग को सबको पता है कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया है वहाँ पर कुल मिला के नीतियों के कमी के कारण और मुद्रा के डीवैल्यूएशन के कारण आर्थिक मंदी बहुत ही संकट रूप में उपस्थित हुई थे। तो इसी को दूर करने के लिए हम लोगों ने, आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए 1999 में यह संगठन बनाया। अब इसके कुछ विशेषताओं को देखें तो यही जो 20 ग्रुप्स हैं लगभग 80 से 85% वैश्विक जीडीपी का धारण करते हैं यही देश। इसमें 2/3 पॉपुलेशन भी है विश्व का। और इन दो चीज़ों के बारे में जानते हुए हम लोग यह भी देखें कि G20 कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इस कुल मिला के ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक फोरम है। फोरम का अर्थ क्या होता है कि इसका अपना ना तो सचिवालय है, ना ही कोई अपना स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ पर कह सकें कि ये इसका भवन है। वैसा कुछ नहीं है, इसका कोई अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में यही फ़र्क होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके अपने मेंबर्स होते हैं, एक सचिवालय होता है। तो फोरम में क्या होता है कि जो भी देश अध्यक्ष है सारा ढांचा वही चला गया। आप समझ लीजिए कि वही देश सारा कमान संभालने वाला है। तो यह एक फोरम है। और शुरुआत में हम लोग जब देख रहे थे तो 1999 में जैसे ही इस मंदी से निकले तो शुरुआत में कोई ऐसा नहीं है कि सभी देश के जितने भी सर्वोच्च नेता हैं वो आके सालाना बैठक करें, नहीं, कोई मतलब नहीं है। बना था आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए, ख़त्म हुआ, भूल गए ये सब। लेकिन हम लोग को जैसे पता है कि 2008 में फिर से मंदी आई, शेयर मार्केट क्रैश हुए। तो उस समय 2008 में पहली बार यह रियलाइज़ किया गया कि मंदी जो है एक स्वाभाविक चीज़ है, एक जनरल चीज़ है और यह जो है साइकिल के रूप में आता रहेगा। तो इसको जो है G20 को कंटिन्यू कर देना चाहिए। और यहाँ पर पहली बार यह डिसीजन लिया गया कि हर साल जो है सबमिट होगा, प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष सबमिट होगा। सबमिट का मतलब होता है कि जितने भी देश के जो बड़े नेता होते हैं, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उनका बैठक, उन्हीं को सबमिट कहते हैं। तो यहाँ पर 2008 से प्रत्येक वर्ष सबमिट होना शुरू हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने छोटा सा इसका अपना एक डिस्क्रिप्शन देख लिया। अब थोड़ा इसका अगर कार्य देखें, कार्य का जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि
इसका गठन ही आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए किया गया था। तो अगर इसका कार्य ही देखें तो हम लोग कार्य कह सकते हैं या कोई समझौता नहीं है, G20 एक फोरम है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कार्य यही था कि जितने भी तरह के इकोनॉमिक कॉपरेशन हैं, आर्थिक सहयोग करने संबंधी पॉलिसी या नीति में समन्वय करें। मान लिया जाए कोई देश कोई आर्थिक नीति बनाया और अन्य देशों से डिस्कस करता है कि मैं यह आर्थिक नीति बनाने जा रहा हूँ, मेरे तरह सब लोग अगर ऐसा आर्थिक नीति बनाए जिससे कि कोई मंदी आई ही ना। जैसे कि मान लिया जाए सभी ने कोई मुद्रास्फीति का टारगेट फिक्स कर लिया है कि हम लोग 5% के आसपास रख रहे हैं, आप 4 रखिए, तो इस तरह से एक समन्वय बनता है, सामंजस्य बनता है और इस तरह से मंदी आने की संभावनाएं खत्म होती हैं। साथ में अगर सभी एक दूसरे से कॉपरेट करते हैं तो मान लिया जाए तेल की कीमत बढ़ने लगे हैं, उस समय भी हम लोग कॉपरेट करते हैं और दबाव डालते हैं कि तेल का कीमत कम होना चाहिए। तो उन सब चीज़ों को किस कारण से ये मंदी हो रहा है, अगर एक देश चाहे तो मंदी से नहीं निपट सकता है, क्योंकि जैसे कि वैश्वीकरण के युग में सारा चीज़ विश्व से रिलेटेड हो चुका है। तो उस समय हम लोग पॉलिसी में कोऑर्डिनेशन लाते हैं कि कैसे आखिरकार हम लोग एक दूसरे के पॉलिसी से अपना आर्थिक जो अभिवृद्धि है उसको कंटिन्यू कर सकें। दूसरा रूप में हम लोग देखते हैं कि शुरुआत में तो या आर्थिक सहयोग से संबंधी पॉलिसी पर था निर्भर, लेकिन बाद में कहा कि जब यह फोरम बन ही गया है, साल में हम लोग बैठक करते हैं, तो क्यों सिर्फ आर्थिक तक इसको सीमित रखें। इसका विस्तार कर दिया गया और यह विस्तार कहा कि अब यहाँ पर आतंकवाद से संबंधी मुद्दे पर भी डिस्कस करेंगे, इसका भी निपटान कर ही देते हैं यहाँ पर। और कोई भी पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, जैसे पेंडेमिक हो गया, कुछ भी स्वास्थ्य से रिलेटेड महामारी ये सब हो गए, या कोई वैक्सीन बनने वाला है, तो उस समय हम लोग कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। एक वैश्विक विकास के रूप में या सतत विकास के रूप में भी कहते हैं कि सभी का अगर विकास होता है तो इस मुद्दे को भी यहाँ पर उठा ले। ऐसे ही कुछ और मुद्दे भी इसमें शामिल किए गए। तो शुरुआत में यह आर्थिक था, लेकिन बाद में इसका विस्तार करने लगे हम लोगों ने समय के साथ। अब G20 को थोड़ा हम लोग समझ चुके हैं कि आखिरकार ये चीज़ क्या है। तो G20 का एक यह जो छोटा सा संक्षेप में हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन दिया है, उसमें एक और विशेष बात ध्यान रखने वाली बात है कि G20 का अध्यक्ष जब होता है तो वही 1 साल का सारा कार्य एजेंडा तय करता है कि अगले 1 साल में किन किन विषयों को डिस्कस किया जाएगा। अध्यक्ष होने का मतलब क्या है? अब अध्यक्ष होने का मतलब है कि वही तय करेगा कि आगे इस वर्ष किन एजेंडों या मुद्दों पर डिस्कशन होगा। अगर हम लोग चाहें तो आतंकवाद पर डिस्कस कर सकते हैं, अगर हमारा मन रहा तो कहेंगे महामारी पर डिस्कस करेंगे, ये तो बहुत ही डेंजर चीज़ हो गया है अभी। अगर हम लोग का मन रहा तो कहेंगे कि नहीं, हम लोग मंदी रूस और यूक्रेन वाले युद्ध पर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे मूड पर डिपेंड है। तो अध्यक्ष होने का मतलब है कि हमारे जो भी प्रायोरिटीज़ हैं, भारत का जो भी प्रायोरिटीज होगा, जो भी मुद्दे प्रायोरिटीज में होंगे, उनको हम लोग डिस्कस सकते हैं। और अध्यक्ष जनरली एक ट्रोइका होता है। ट्रोइका क्या है? ट्रोइका एक कंसेप्ट है इसमें कि इसमें 3 लोग शामिल होते हैं। वर्तमान अध्यक्ष, पिछले वर्ष का अध्यक्ष और आने वाले अगले वर्ष का अध्यक्ष, आगामी अध्यक्ष। इन तीनों के समूह को ट्रोइका कहते हैं। जैसा कि हम लोग को पता है, पिछला
जो अध्यक्ष था वो इंडोनेशिया का था। वर्तमान में हम लोग इंडिया का हो गए हैं और नेक्स्ट वर्ष ब्राज़ील को जाने वाला है यह ट्राइका ब्राज़ील, जो अगला वर्ष अध्यक्ष होंगे या ट्रोइका। तो अध्यक्ष में किन एजेंडों पर चर्चा होगी या किन मुद्दों पर बात होगी, तो इन तीनों को भी थोड़ा, ये तीनों मिलके भी थोड़ा, इन दोनों को भी थोड़ा स्पेस दिया जाता है कि आप भी यहाँ पर आके कुछ डिज़ाइन या डिस्कस कर सकते हैं। और इस वर्ष का जो हम लोगों ने थीम दिया है या फिर या कीजिए कहिए कि विजन दिया है, वह वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है कि सर्वस्व जो विश्व है एक परिवार के रूप में हम लोग हैं। नेक्स्ट हम याद देखेंगे कि अध्यक्ष बनने का अर्थ हो गया कि आप एजेंडा तय कर सकते हैं। तो भारत का आखिरकार अब एजेंडा है क्या, हम लोग आखिरकार किन किन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं और किन किन मुद्दों को चर्चा करके उनको प्राथमिकता के हिसाब से अपने जो भी हित हैं उनको साधेंगे। तो भारत का एजेंडा का जो अभी भारत का एजेंडा है उन पर चर्चा करते हैं थोड़ा। ये एजेंडा वैसे एजेंडाज हैं जो खुद प्रधानमंत्री ने कहा है और वित्त मंत्री ने भी कुछ एजेंडाज के बारे में बात किए हुए हैं। तो अभी जितने एजेंडे के बारे में हम लोगों को पता है उस पर सारी बातों पर डिस्कस कर लेंगे। पहला एजेंडा हम लोगों ने कहा है कि पर्यावरण पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि UNFCCC का जो COP27 बैठक था उसमें भी पर्यावरण की बात हो रही थी। तो पर्यावरण जो है भारत को भी काफ़ी प्रभावित किया हुआ है, जैसे कि डिले मानसून हुआ है। इस बार जो बारिश हुआ है वो सितंबर माह में हुआ है, जबकि जून जुलाई का माह बरसात का सीज़न होता है, जनरली पीक जो होता है। तो ऐसे में हम लोगों ने पर्यावरण मुद्दे को कहा है कि इस बार डिस्कशन के लिए रखेंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने कहा आतंकवाद का। भारत आतंकवाद से काफ़ी परेशान है और विश्व भी काफ़ी इससे त्रस्त है, लेकिन जैसा कि जानते हैं कि आतंकवाद का अभी तक किसी तरह से एक वैश्विक रूप से स्पष्ट परिभाषा स्वीकृत नहीं किया गया है। ना ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत द्वारा प्रस्तावित रिजोल्यूशन ही स्वीकार किया गया है। तो ऐसे में हम लोग के पास अब अपॉर्चुनिटी है कि हम अध्यक्ष हैं, तो आतंकवाद पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पर्यावरण पर हम लोग विकसित देशों पर यह दबाव बनाएंगे कि जो भी विकासशील देश है या अल्प विकसित देश है उनके हितों को बढ़ाया जाए, क्योंकि अध्यक्ष हम लोग होते हैं, एजेंडा हम लोग तय करेंगे, हमारा दबाव भी अधिक होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी विकासशील देश में ऐसे मुद्दे पर डिस्कशन होता है तो हमारे यहाँ सहानुभूति भी मिलती है। नेक्स्ट है हमारा एक मुद्दा महामारी का। कोरोना अभी गया नहीं है, लेकिन इसके साथ ऐसे कई संभावनाएं होती हैं कि आने वाले समय में ऐसे कई महामारी सामने आ सकती हैं। तो ना सिर्फ अभी कोरोना को हम लोग टैकल करेंगे, बाकी आने वाले आगामी महामारियों के लिए भी हम लोग प्रिपेयर होना चाहेंगे और उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिरकार कैसे हम लोग इसको करें। तो इस पर हम लोग कुल मिला के कम्प्लीटली फोकस होके आने वाले सभी चुनौतियों के बारे में डिस्कस करेंगे और पॉलिसी इसमें निर्मित करेंगे। नेक्स्ट हमारा है एक विशेष मुद्दा, खाद्य आपूर्ति, उर्वरक, दवा, ये सब जो मुद्दे हैं, राजनीति के कारण क्या होते हैं कि विकासशील और अल्प विकसित देशों को ये सब चीज़ें मुहैया नहीं हो पाते हैं, ना ही खाना मुहैया हो पाता, उर्वरक, दवा। वो लोग इन चीज़ों के अभाव में काफ़ी कुपोषित और दवाओं के अभाव में मर भी जाते हैं। तो हम लोगों ने यह भी विशेष रूप से ध्यान रखा है कि इन मुद्दों पर खास तौर से डिस्कस करते हुए जो भी गरीब देश हैं उनको दवाइयाँ मिलनी चाहिए। पेटेंट का जो मुद्दा है उनको थोड़ा लूज किया जाए। जो WTO पेटेंट का जो मुद्दा है उस पर भी हम लोग थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं कि पेटेंट होता क्या है, कि किसी भी आविष्कार पर या बौद्धिक विचार पर किसी को एक मालिकाना हक दे दिया जाता है कि आप ही उसका यूज करेंगे, और ऐसे में किसी भी वस्तु के व्यापार पर उसका एक एकाधिकार स्थापित हो जाता है। जनरली हम लोग 20 साल के लिए देते हैं, लेकिन 20 साल तक जो गरीब हैं उनके पहुंच से बाहर हो जाता है। कोई भी दवा है कैंसर का है
पेटेंट के कारण बहुत महंगा हो गया, पेटेंट हट जाता तो वो सस्ते में मिल जाता और वो व्यक्ति का जान बच सकता था। तो इन मुद्दों पर हम लोग इसमें विशेष रूप से इस बार डिस्कशन के लिए रखे हुए हैं। साथ में हम लोगों ने यह भी तय किया है कि WTO के नियम बहुत ही कठोर हैं। जैसा कि WTO में होता क्या है कि कोई भी कहता है कि या व्यापार जो भी हो रहा है वह किसी दूसरे देश के हितों को डिटॉर्ट कर रहा है, या फिर जो व्यापार हो रहा है गलत तरीके से, गलत नियमों पर व्यापार हो रहा है, WTO के नियमों पर नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर भारत MSP दे रहा है किसानों को, लेकिन अमेरिका का कहना है कि जो भारत किसानों को MSP दे रहा है वह WTO के नियमों के खिलाफ है, क्योंकि वह अंबर बॉक्स सब्सिडी में जाता है। अंबर बॉक्स सब्सिडी हम लोग WTO में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अगर थोड़ा हम लोग देखें तो भारत का इसमें पक्ष क्या है कि WTO के नियम निर्यात से संबंधित, आयात से संबंधित बनाए गए हैं, जबकि MSP का उद्देश्य किसी भी फसल के निर्यात या आयात से संबंधित नहीं है। हम लोग या इसलिए देते हैं ताकि किसानों का आय संरक्षण हो, और कुल मिला के जो प्रायोरिटी हमारा है फूड सिक्योरिटी का है, फूड सिक्योरिटी का है। तो इस पर भी हम लोग WTO का मुद्दा इसी में छेड़ेंगे और यहाँ पर हम लोग डिटेल से उसको पढ़ेंगे। तो कुल मिला के अभी इतने मुद्दे घोषित रूप से जो है कई अखबारों में और लेटेस्ट न्यूज़ में आ चुके हैं। इसके अलावे जो हम लोग संभावित लगा सकते हैं, अभी तो शुरुआत हुआ है, एक साल में अभी कितने मुद्दे ऐसे आएंगे जो नए छिड़ेंगे, और पहली बार ऐसा मौका मिला भारत को अध्यक्षता करने का, तो देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे मुद्दे राजनेताओं के मन में आते हैं और वो किन किन मुद्दों को विकसित देशों की तरफ पटकते हैं। इसके साथ ही हम लोग जो सोच सकते हैं, जैसे कि हम लोग अभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, उस समय हम लोग मीडिएटर के रूप में कर सकते हैं काम, या फिर एक विश्व ऑर्डर के रूप में भी हम लोग बात कर सकते हैं। और साथ में साथ अभी यह भी एक विशेष रूप से देखने वाली बात है कि G20 का गठन मंदी से उबरने के लिए हो रहा था। अभी हाल फिलहाल में कई सारे रिपोर्ट यह कह रहे हैं कि मंदी आने वाला है, मंदी जो है रिसेशन कम बैक। तो ऐसे में हम लोग अगर कहें कि मंदी आने वाला है, तो फिर इसका जो उद्देश्य था कि मंदी को हटाएं वह फिर से जागृत हो जाता है। और यह जो है संजोग ही है कि ऐसे समय में भारत जो है अध्यक्षता कर रहा है, तो हमारा एक प्राइमरी उद्देश्य यह भी होगा कि हम मंदी को दूर करें। हम लोग को यह पता है कि यह मंदी क्यों आया है, तो मंदी के कारणों को चर्चा करते हैं थोड़ा, कि रूस यूक्रेन में वॉर चल रहा है, ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फूड इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ गया है क्योंकि जो सप्लाई चेन है, विदेशों में जितने भी ट्रेड हो रहे थे वह टूट गया है रिश्ता। साथ में हम लोग यह भी देखें कि पेंडेमिक के कारण, जो महामारी के कारण काफ़ी उत्पादन का लॉस हुआ है, तो इन सब कारणों से जो है मंदी उत्पन्न हुआ है। तो मंदी पर भी हम लोग जो है संभावना है कि चर्चा करेंगे। इसके साथ जो G20 में अन्य मुद्दे होंगे वह समय के साथ ही पता चलेगा। अब एक और बात है कि अध्यक्षता से इन सब चीज़ों से हम थोड़ा लाभ तो दिखा कि हमारा जो क्या लाभ है, क्या हित है, इसके कुछ और भी लाभ है। जो अध्यक्षता का लाभ थोड़ा अगर देखें का लाभ, तो ये अगर लाभ देखें हम लोग, तो सबसे पहला लाभ ये है कि भारत जो है 200 मीटिंग्स करने वाला है एक साल में, 50 शहरों में या होने वाला है, भारत के 50 शहरों में। तो भारत के जितने भी राज्य हैं उनके कुछ विशेष शहर चुने जाएंगे और उसमें होने वाला है। कुल 200 मीटिंग्स जब होंगे तो जितने भी सदस्य हैं, 20 सदस्य, उनके डेलीगेट्स आएंगे, राजनेता आएंगे और लगातार एक साल तक आते रहेंगे। तो भारत जो है एक हब बनेगा। ये हब किस तरह का होगा? पहला तो विदेशी मीडिया का पूरा ध्यान भारत की तरफ रहेगा एक साल तक। इससे भारत का जो छवि है लगातार अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जाता रहेगा। और अभी तक जो भारत नेग्लेक्टेड रहा है काफ़ी समय तक, वह जो है कम होगा। विदेशी मीडिया जो है भारत के ऊपर अब फोकस बनाएगी। इससे क्या होगा कि हमारा सॉफ्ट पावर बढ़ेगा। ये इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग जानते हैं कि
छवि अगर सुधरती है तो बहुत लोग हमारा सहयोग करना शुरू करते हैं। इससे भारत का जो डाइवर्सिफाइड कल्चर है, जब 50 शहरों में हम लोग दिखाने वाला तो अपना कल्चर भी दिखा देंगे, जितने भी डेलीगेट्स आने वाले हैं तो अपना कल्चर जो है या डाइवर्सिफिकेशन है या विविधता है वह भी इन डेलीगेट्स को दिखाएंगे। इसके साथ ही हम लोग यह भी देखते हैं कि जब भारत अध्यक्षता कर रहा है तो जब भी कोई संगठन या फोरम का अध्यक्ष होता है तो वह किसी देश को इनवाइट कर सकता है कि आप भी इसमें शामिल होइए। तो भारत ने कुल 9 देशों को इनवाइट किया इस बार, जो इस ग्रुप का मेंबर नहीं है लेकिन उनको बुलाया है। और इसमें ख़ास तौर से यूएई, मिस्र तथा बांग्लादेश जो है इनको इनवाइट किया गया है। तो इससे में क्या होगा कि भारत का पहुंच जो है, पकड़ जो है इन देशों पर बनेगा, इनसे रिश्ते अच्छे होंगे, इनको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि जब हमें मौका मिलता है तो हम आपको भी इसमें शामिल करते हैं। तो इससे में रिश्ते और मजबूत होंगे और फॉरेन रिलेशन जो है वह निखर कर सामने आएगा। एक और अर्थ है कि जब हम लोग अध्यक्षता कर रहे हैं तो हम लोगों ने देखा था कि कई मुद्दे पर हम लोग बातचीत करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम पर किसी तरह का संकट आने वाला या हमारे किसी तरह से हित टकराते हैं तो उन मुद्दों को हम लोग प्राथमिकता देके चर्चा कर सकते हैं। वैसे मुद्दे जो यूनाइटेड नेशन में चर्चा नहीं कर पाते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो हमारा अस्थायी परमानेंट सदस्यता है उन पर चर्चा नहीं कर पाते, तो उन सब चीज़ों पर हम लोग एक सहमति बना सकते हैं, अपना छवि सुधार सकते हैं। और इसके साथ ही यह कर सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में अपना मजबूत दावा ठोक सकते हैं। तो इससे हम लोग यूएनएससी में अपना जो है स्वतंत्र और मजबूत दावा ठोकने के बाद एक परमानेंट सदस्य बनने की जो है अधिकार को ले सकते हैं। इसके साथ ही एक और विषय क्या है कि जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जब भी यहाँ पर मीटिंग्स होंगे तो इन मीटिंग्स में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO ये सब भी उपस्थित होंगे। जब इनका जमवाड़ा भारत में लगातार 1 साल तक बना रहेगा तो इससे क्या होगा, भारत जो है एक तरह से बार्गेनिंग कर सकता है, एक तरह से चीज़ों को, अपने विचारों को समझा सकता है इन्हें, या अपना जो कैरेक्टर है उन्हें दिखा सकता है, दर्शा सकता है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो पकड़ है इन ऑर्गेनाइजेशंस पर मजबूत बनेगा, क्योंकि यह लगातार जो है इस संगठन के जितने भी मीटिंग्स होने वाले हैं, प्रोसीडिंग्स होने वाले हैं, उनमें उपस्थित रहेंगे। तो इससे हमारा इन संस्थाओं पर पकड़ मजबूत होगा। तो हम लोगों ने देखा कि इतने बातें जो है खुल के सामने आती है। G20 देश जो है उत्तरी लगभग सभी जितने भी महाद्वीप हैं, सभी महाद्वीप से कोई ना कोई देश है और इसका पहुंच बहुत ही विस्तार है। और ऐसे में ऐसे फोरम का अध्यक्षता संभालना एक बहुत ही जिम्मेदारी वाली बात होती है। और साथ में यह भी कि जब अगले साल सारे देश के जितने भी बड़े सर्वोच्च नेता हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट है या फिर PM है, सब आएंगे जब अगले साल के बैठक में सितंबर में, तो उस समय भारत, जैसे मान लिया जाए कि एक मेला के रूप में होगा कि भारत में एक मेला लगा हुआ है और ऐसे बहुत कम अपॉर्चुनिटीज आते हैं कि जब विश्व के सर्वोच्च नेता भारत में आते हैं, ऐसे बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज हैं। और यह एक अपॉर्चुनिटी के रूप में होगा। इस समय एक अपॉर्चुनिटी यह होगा कि जब सारे देश के बड़े नेता भारत आएंगे और स्पेशली वो भारत आए हैं, तो इसका मतलब है कि भारत के जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करेंगे। तो उस समय भी काफ़ी ऐसे समझौते हो सकते हैं, बायलैटरल रिलेशंस बन सकते हैं, क्योंकि जब वो भारत आ रहा है तो सिर्फ प्रधानमंत्री से तो मिलेंगे नहीं, जितने भी अन्य नेता उनसे भी मिलेंगे। तो हम लोग के पास कई अपॉर्चुनिटीज़ होंगे कि हम लोग बातों को डिस्कस करें और जो भी बातें हो सकती है, जो भी समझौते हो सकते हैं, उन पे एक सहमति बनाएं और आगे बढ़ें। तो ऐसे में हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो महत्व है अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भारत को
G20 का अध्यक्षता देना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद के लिए अध्यक्षता के रूप में चयन करना यह बहुत ही विशिष्ट बात है। और आने वाले समय में हम लोग अभी जैसा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी अस्थायी सदस्य के रूप में ज्वाइन हुए हैं, तो आने वाले समय में हम लोग वहाँ पर भी ऐसा संभावना है कि वहाँ पर हम लोग अपना जो परमानेंट मेंबरशिप है उसको आगे बढ़ा सकें। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिर।